हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें नए नए राजाओं के बारे में और नए नए साम्राज्यों के बारे में बताया जाएगा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने एक इंडिया का जो मैप है उस समय का दिखाई दे रहा है। उसमें जो है अलग अलग जो साम्राज्य थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में देख सकते हैं नीचे के हिस्से में, इसमें चोला, चेराज, पांड्याज और उससे ऊपर राष्ट्रकूटाज, इनके बारे में बताया गया है। और अगर थोड़ा ऊपर हम लोग आए तो चहमांस, जिन्हें चौहान्स भी कहा जाता है, उनके बारे में बताया गया है। और गुर्जरा प्रतिहाराज, इनके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ ही साथ में हमारा जो वेस्टर्न भाग है वहाँ पे पालाज जो हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो आगे हम लोग इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। जो नए नए जो साम्राज्य हैं इनकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। अगर सेवन्थ सेंचुरी की बात करें तो सेवन्थ सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या बहुत बड़े बड़े मुख्य योद्धा थे। वो क्या करते थे, हमारा जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है इसमें अलग अलग जगह राज्य किया करते थे। और उस समय जो राजा हुआ करते थे वो उन्हें अपने सहायक या सामंत कहा करते थे। ये बात यहाँ बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। बड़े बड़े राजा अपने यहाँ पे बहुत बड़े मुखिया को या वीर योद्धाओं को सामंत के रूप में रखा करते थे। और इन सामंत लोगों का काम क्या था, वो इन राजाओं के लिए कार्य किया करते थे। समय समय पे उनके लिए उपहार लाया करते थे और उनके लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी उसको वो पूरा किया करते थे। उनके जितने भी लड़ाई से संबंधित काम थे वो भी ये सामंत ही देखा करते थे। और समय बीतने के साथ में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ सामंत जो थे वो बहुत ही ताकतवर और बहुत अधिक धनवान हो गए। उन्होंने अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिस इलाके के अंदर वो लोग रहा करते थे वहां का छोटा राजा उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। और कई बार तो ये क्या किया करते थे, ये जो उनके जो बड़े राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ बगावत कर देते थे और खुद को स्वतंत्र राजा भी घोषित कर दिया करते थे। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है हमारे भारत के डेक्कन प्लेटो की। अगर हम बात करें तो वहां पे राष्ट्रकूटाज जो हैं वो जो शुरुआत में जब थे वो चालुक्य जो कर्नाटका में रहने वाले राजा थे उनके सहायक थे। लेकिन 8वीं सेंचुरी के बीच में दांती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे या मुखिया थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो राजा है उनको राजा मानने से मना कर दिया और खुद राजा बन गए। और उन्होंने क्या किया, एक धार्मिक परंपरा या रीति रिवाज होता है जिसे हिरण्यगर्भा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हिरण्यगर्भा का वास्तव में मतलब होता है सोने की कोख। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राज परिवार से संबंध नहीं रखते थे वो बहुत बड़े पंडितों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में एक विशेष प्रकार की पूजा करते थे जिससे उनका दोबारा जन्म हो सके और वो जो है क्षत्रिय रूप में अपने आप को साबित कर सकें, वो अपना राजकाज संभाल सकें। अन्य मामलों की अगर हम बात करें तो अन्य मामलों में क्या था, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कि राजा की सहायता करते थे उनके अनेक कामों के अंदर, चाहे वो युद्ध हो या और अन्य किसी प्रकार के काम हो। जैसे कि आप जान सकते हैं कदम्बा मयूराश्रमन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो हैं वो ब्राह्मण थे। उन्होंने भी क्या किया, अपने पुराने जो परंपरागत जो कार्य थे उनको छोड़ दिया और उन्होंने भी हथियार उठा लिए और उसके बाद में वो भी आगे जाके बहुत बड़े राजा बन गए। और कर्नाटक में और राजस्थान में उनका अलग अलग राज्य चला करता था। तो यहाँ हमने जाना कि राजा की सहायता के लिए सामंत हुआ करते थे
और समय पाकर ये सामंत जो है ताकतवर होने के बाद में अपने आप को एक आजाद राजा के रूप में घोषित कर दिया करते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इन साम्राज्यों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके बारे में। जो नए नए जो ये राजा हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े बड़े उपाधियों को धारण करते थे। जैसे वो अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाना पसंद करते थे। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का भी राजा, और उसी के साथ साथ में त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है तीनों लोकों का राजा। इस प्रकार की वो उपाधियां धारण किया करते थे। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उनकी शक्तियां जो थी वो उनके सामंतों के साथ में बटी हुई थी, और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे किसान, व्यापारी और ब्राह्मण जो थे उनके साथ भी उनकी शक्तियां जो थी वो बटी हुई थी। हर एक राज्य के अंदर धन जो है वो लिया जाता था किसानों से, जानवरों को रखने वाले गवालों से और बहुत अधिक कलाकारों से, और अक्सर उन्हें बाध्य किया जाता था कि जो भी वो आय कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे दें। कई बार इसे किराए का नाम दिया जाता था, क्योंकि राजा कहते थे कि आप जिस जमीन में रहते हो वो हमारी है, इसलिए हम आपसे टैक्स लेंगे। और इसी प्रकार से व्यापारियों और अन्य लोगों से भी पैसा लिया जाता था। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, उस समय लगभग 400 प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। चोला राजा जो है उन एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि तमिलनाडु में राज किया करते थे। उसमें बताया गया है कि 400 से भी अधिक प्रकार के टैक्स उस समय हुआ करते थे। उनमें सबसे जो मुख्य था वो एक वेती टैक्स था, जो कि केश के रूप में नहीं बल्कि बेगार के रूप में काम में लिया जाता था, जहां लोगों को राजा के लिए काम करना पड़ता था। और एक टैक्स और हुआ करता था जिसे कदमई कहा जाता था, जो कि जमीन के लिए टैक्स होता था। और इसी प्रकार से कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जो उनके घर पे छत लगाने के या नारियल के पेड़ पे चढ़ने के, और भी कई प्रकार के टैक्स उनसे लिए जाते थे। ये जो सारा धन उनसे लिया जाता था वो राजा के पास पहुंचता था, और राजा इस धन से बहुत बड़े बड़े मंदिरों का और किलों का निर्माण करवाया करते थे। जैसा कि आपको पता है पुराने समय में जो राजा थे वो फोर्ट्स में या किलों में रहा करते थे, और उसी के साथ साथ में इस पैसे को लड़ाइयाँ लड़ने में भी काम में लेते थे। और वो लड़ाइयाँ भी इसलिए लड़ते थे ताकि वो और अधिक धन प्राप्त कर सके, क्योंकि लड़ाई को जीतने के बाद में लूट में वो बहुत अधिक पैसा या जमीन ले पाते थे। वो लोग जो कि लोगों से टैक्स इकट्ठा किया करते थे वो प्रभावशाली परिवारों से हुआ करते थे, और ये लोग जो हैं वो एक विशेष प्रकार के परिवार से संबंध रखते थे, और उनके पूर्वज और उनके आने वाली पीढ़ियां ही यही काम किया करती थी। ऐसा ही नियम आर्मी के लिए भी लागू होता था। आर्मी जो राजा की हुआ करती थी उसमें विशेष प्रकार के लोग काम करते थे, और उनके परिवार के लोग ही आगे आने वाली आर्मी में आया करते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के बारे में। प्रशस्ति जो होती है हो सकता है वो पूर्णतः सत्य ना हो, लेकिन उसमें उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। इससे हमें पता लगता है कि उस समय के जो राजा थे वो अपने आप को किस तरह से साबित करना चाहते थे, या अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे। वो अपने आप को बहुत बहादुर या बहुत बड़ा योद्धा इस प्रकार से दिखाना चाहते होंगे। और ये जो प्रशस्ति जो हुआ करती थी ये बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, जो कि राजकाज के कामों में सहायता किया करते थे। इसी प्रकार की एक प्रशस्ति मिली है जिसमें नागाभट्टा का जो है उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। आपने 6th क्लास के अंदर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, जो गुप्त काल के बहुत बड़े राजा हुए हैं। इसी प्रकार की एक प्रशस्ति जो है संस्कृत में लिखी हुई पाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में मिली है। जो नागाभट्टा जो एक प्रतिहारा राजा थे उनकी विजयों के बारे में जिक्र करती है
इसमें बताया गया है कि उनके सामने आंध्रा के राजा, सिंधव के राजा, विदर्भ के राजा, महाराष्ट्र के राजा और कलिंगा के राजा और भी बहुत सारे जो राजा थे वो उनके सामने झुकते थे जब वो एक राजकुमार थे। उन्होंने चक्रयुद्धा को पराजित कर दिया था, वांगा को उन्होंने पराजित कर दिया था, अनर्ता को उन्होंने पराजित कर दिया था, मालवा, किराता, तुरुष्का, वत्सा, मत्स्या आदि इलाके जो हैं वो सारे उन्होंने जीत लिए थे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है नागाभट्टा जो है एक बहुत ही महान राजा थे और उन्होंने कई लोगों को पराजित किया और भारत के कई इलाकों पे उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था। ये सारी जानकारियां हमें उनकी प्रशस्ति से मिलती है। राजा लोग जो हैं अक्सर ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया करते थे, उसमें जमीन जो है वो उन्हें दे दिया करते थे। ये जो प्रशस्ति है वो कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी ताकि वो हमेशा इन्हें अपने पास संभाल के रख सकें। जमीन के साथ में और क्या दिया जाता था? यहाँ पे सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक लैंड ग्रांट है जो कि तमिल के जो चोला राजा है उनके द्वारा दिया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें बताया गया है